नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्टडी आईक्यू शुरू कर चुका है आपके लिए खास सीरीज जिसका नाम है जिला दर्शन। मध्य प्रदेश के हर एक जिले के बारे में हर जरूरी पहलू को आपके सामने रखा जा रहा है, क्लासिफाई करके रखा जा रहा है, अलग अलग हेडिंग्स में उसको बांट के रखा जा रहा है, कनेक्ट करके सारे पॉइंट यहां पर बताए जा रहे हैं ताकि आपके जहन में उसे उतारना आसान हो सके, आपको याद करने में हर तरह की सुविधा मिल सके। यहां पर ध्यान दिया जा रहा है उन तथ्यों पर, उन बातों पर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप मध्य प्रदेश के लेवल का किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो, हर तरह के एग्जाम में ये सीरीज आपके लिए मददगार सिद्ध होगी। साथियों, हमारी सीरीज में आज हमारा ये चौथे नंबर का लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं राजगढ़ के बारे में। हमारे पिछले लेक्चर में हम भोपाल संभाग के ही बाकी के जिलों को कवर कर चुके हैं। जहां पहले लेक्चर में हमने भोपाल की बात की थी, दूसरे लेक्चर में हमने सीहोर की बात की थी, तीसरे लेक्चर में हमने विदिशा की बात की और अब चौथे लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं राजगढ़ की। मतलब आप समझ गए होंगे, हमारा पहला ध्यान भोपाल संभाग और उसके जिलों पर है। इसी तरह से हम बाकी के संभागों को भी चुनते जाएंगे और उनसे संबंधित जिलों को उनके साथ कंप्लीट करते जाएंगे। तो संभाग संभाग करके हम पूरे प्रदेश को यहां पर कवर करने वाले हैं। साथियों, शुरू करते हैं राजगढ़ जिला दर्शन आज का टॉपिक। साथियों, राजगढ़ मतलब मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में विद्यमान एक ऐसा जिला जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत तो आता ही है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पर साथ ही साथ ये राजस्थान की सीमा को भी स्पर्श करता है। जी हां, अभी तक के हमने जितने भी जिले देखे थे, भोपाल, सीहोर और विदिशा, तीनों में हमने देखा था कि वे सभी अंतर्वर्ती जिले थे, लैंडलॉक्ड रीजन थे या किसी दूसरे राज्य की सीमा को नहीं छूते थे। पर राजगढ़ जो है साथियों, ये दूसरे राज्य की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है। और किस राज्य की? राजस्थान की। दूसरा पॉइंट साथियों, ये जो क्षेत्र है वो अपने संतरे के उत्पादन के अलावा रानी रूपमती की समाधि के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही साथ नरसिंहगढ़ का किला, जिसे मोरों का स्वर्ग या कश्मीर मालवा भी कहा जाता है, उसके लिए भी ख्याति प्राप्त है। तो ऐसे राजगढ़ जिले के बारे में सारी बातों को कवर अप करेंगे अलग अलग हेडिंग्स के माध्यम से, जैसा कि हम पुराने लेक्चर्स में भी करते आए हैं। शुरुआत करते हैं साथियों, सबसे पहले नक्शे के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करेंगे। हम हर लेक्चर में शुरुआत अपने नक्शे से ही करते हैं, जहां हम देखते हैं कि उसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या रही थी उस समय या अभी भी क्या है। ठीक है, ये कोई परिवर्तित तो ही नहीं है सच। तो राजगढ़ ये आपको नजर आ रहा है। राजगढ़ को यदि आप देखें तो मैंने कहा भोपाल संभाग के अंतर्गत है। आपको दिखाई दे रहा है किन किन जिलों को ये स्पर्श कर रहा है यहां पर। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, ये राजस्थान की सीमा को यहां से स्पर्श कर रहा है। तो पहली बात तो ये कि राजस्थान की सीमा को स्पर्श कर रहा है। दूसरी बात यह है कि भोपाल संभाग के अंतर्गत है। तीसरी बात यह है कि मालवा पठार का ही अंग है। और चौथी बहुत जरूरी बात कि यहां से भी कर्क रेखा होकर गुजर रही है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से भी गुजर रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो साथियों, चाहे कर्क रेखा का यहां से गुजरना हो, चाहे मालवा के अंतर्गत इसका आना हो, चाहे भोपाल संभाग का इसका हिस्सा होना हो, चाहे राजस्थान की सीमा को इसका स्पर्श करना हो, ये चारों बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ये भी आप जानते हैं। आप चाहे विगत वर्षों के आए हुए क्वेश्चंस को देखें या अलग अलग प्रैक्टिस सेट देखें, इन चार कैटेगरी से क्वेश्चन सीधे बनता है। कोई भी जिला किस संभाग में है, किस पठार के अंतर्गत है, इसके अलावा किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है या कर्क रेखा गुजर रही है नहीं गुजर रही है, इस सब तरह के प्रश्न आते हुए आपने देखे होंगे। तो राजगढ़ के संबंध में ये चारों बातें यहां पर आपको स्पष्ट हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला देखेंगे इसका परिचय और ऐतिहासिकता। देखिए, ये एक ऐसा जिला है दोस्तों, जैसे विदिशा में मैंने आपको बताया था कि विदिशा मध्य प्रदेश के उन राज्यों में था जो कई सारे ऐतिहासिक घटनाक्रमों का साक्षी रहा था, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडिवल हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री। और मैंने बताया भी था कैसे, पूरी स्टोरी भी सुनाई थी, पूरा हिस्ट्री कनेक्ट किया था आपको। पर राजगढ़ के बारे में इतना कोई ऐतिहासिक संदर्भ में कुछ खास घटनाक्रम होती हुई नजर नहीं आई हमें। देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहला जरूरी पॉइंट तो यह है कि इस जिले का जो गठन है वो मई 1948 में हुआ था। एक तो ये पता होना चाहिए, बिल्कुल उसी समय जब मध्य भारत का गठन हो रहा था। तो गठन यदि हम फॉर्मेशन की बात करें तो मई 1948, ठीक है, ये आपका एक तरह से प्राकृतिक दृश्य है इस पूरे क्षेत्र का, यहां के किलों का,
ठीक, इसके अलावा साथियों यदि हम बात करें इसके ऐतिहासिक संदर्भ की तो एक व्यक्ति थे दीवान अजब सिंह। दीवान अजब सिंह ने क्या किया, राजगढ़ का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां सबसे पहले भीलों को हराया। भीलों का अच्छा खासा प्रभुत्व, अच्छा खासा आधिपत्य इस क्षेत्र में था। तो पहले तो उन्होंने भीलों को हराया, उसके बाद उन्होंने एक महल का निर्माण कराया और इस महल में कुल 5 द्वार हुआ करते थे। एक इतवारिया, एक भुड़वारिया, एक सूरजपोल, एक पनराड़िया और एक नया दरवाजा। और इसी के साथ इसमें 3 बहुत 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 प्राचीन मंदिर भी विद्यमान थे, जैसे राज राजेश्वर मंदिर, चतुर्भुजनाथ जी का मंदिर और तीसरा नरसिंह मंदिर। नरसिंह मंदिर फिर नरसिंहगढ़ बना और वो भी राजगढ़ के अंतर्गत ही आता है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ऐतिहासिक संदर्भ में ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जो हमने विदिशा में देखी थी, चाहे समुद्रगुप्त के संबंध में, चाहे अशोक के संबंध में, चाहे शुंग वंश के शासकों के संबंध में, ऐसा कुछ नहीं है। बस याद रखना कि यहां पर कभी यदि आ जाता है कि भुड़वारिया, सूरजपोल, पनराड़िया, नया दरवाजा या इतवारिया, इनमें से कुछ भी आ जाता है कि इसका संबंध कहां से है, राजगढ़ से। बस इस तरह से दिमाग में रख लेना। और दूसरा ये रख लेना कि राज राजेश्वर, चतुर्भुजनाथ और नरसिंह मंदिर, इसके संबंध में यदि प्रसिद्धि पूछ ली जाए तो राजगढ़, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जैसा मैं आपको हर बार स्पष्ट कर रहा हूं, हमें केवल उन बिंदुओं को और उस तरह से उन पॉइंट्स को देखना है जो एग्जाम में हमारी मदद करें, बस। इसके अलावा हमारा रिसर्च करना कोई पर्पस नहीं है किसी जिले के संबंध में कि हम उस जिले के बारे में पूरी ही जानकारी निकाल के लाएंगे। औचित्यपूर्ण जो जरूरी बातें हैं केवल उन्हीं को हम ध्यान में रख रहे हैं। तो साथियों बस एक बात याद रखना कि 5 मुख्य दरवाजे, ठीक है, चाहे आपका भुड़वारिया, सूरजपोल, पनराड़िया, नया दरवाजा और इतवारिया, इसका संबंध राजगढ़ से है। दूसरा, ये 3 मंदिर का संबंध राजगढ़ से है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी ना तो कभी अजब सिंह के बारे में आएगा, ना उन्होंने भीलों को पराजित किया, इस संबंध में कुछ आएगा, ये सब नहीं आएगा। केवल ये 5 दरवाजों के नाम दिमाग में आपको रखना है, ठीक। दूसरा, अब ऐतिहासिक घटनाक्रम में जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रानी रूपमती की समाधि के लिए प्रसिद्ध। अब यह जरूर समझने लायक है, रानी रूपमती मतलब साथियों आप सभी जानते हैं कि जो मालवा क्षेत्र है, उस मालवा क्षेत्र पर अलग अलग वंशों ने शासन किया मेडिवल फेज में, मध्यकालीन इतिहास में। जब आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हो तब आप पढ़ते हो उसमें कि भाई मालवा क्षेत्र में आपने गौरी वंश का शासन होते देखा, मालवा क्षेत्र में आपने खिलजी वंश का शासन होते देखा, मालवा क्षेत्र में आपने गुजरात के बहादुर शाह का शासन होते देखा, जहां 1531 में बहादुर शाह ने मालवा पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था, याद है? तो सुनिए जरा, अब यहां कहानी समझने लायक है। हुआ ये कि 1531 में बहादुर शाह ने, गुजरात शासक बहादुर शाह ने गुजरात शासक ने यहां पर मतलब मालवा पर, मैं मालवा के बारे में बता रहा हूं, फिर सारंगपुर पे आएंगे, मालवा पर अपना शासन स्थापित कर लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, आप सभी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में पढ़ते हो कि 1535 एक लड़ाई हुई, उस लड़ाई को बोलते हैं मंदसौर का युद्ध। बैटल ऑफ मंदसौर किस किस के बीच हुआ, आप सभी जानते हैं। मंदसौर का युद्ध हुआ था हुमायूं और इस बहादुर शाह के बीच। हुमायूं ने इस बहादुर शाह को पराजित कर दिया था मंदसौर के युद्ध में। तो मालवा किसके पास चला गया, हुमायूं के पास। हुमायूं मतलब बाबर का बेटा, मुगल शासक, ठीक। तो अब 1535 के बाद जब हुमायूं के पास मालवा चला गया तो हुमायूं ने कादिर शाह को, इसका एक नाम मल्लू खां था, मल्लू, उसको यहां का शासक बना दिया, मतलब गवर्नर कि तू संभाल। मतलब मालवा जो है वो गुजरात के कंट्रोल से हटके मुगलों के कंट्रोल में चला गया, और उसमें भी कौन, हुमायूं के नियंत्रण में, ठीक। मल्लू जो है उसका शासन शुरू हो गया। फिर आप सभी जानते हो, आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़े हुए हो कि हुमायूं और शेर शाह सूरी का एक संघर्ष था, लड़ाई थी, टकराव था, प्रतिद्वंदिता थी। शेर शाह सूरी के कारण ही उसे देश छोड़ के भागना पड़ा, 15 सालों का निर्वासित जीवन जीना पड़ा, 1540 से 1555, आप जानते हो।
तो साथियों 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 हुआ ये कि वही शेर शाह सूरी हुमायूं के खिलाफ जब अपना मोर्चा खोला हुआ था, तो मालवा में चूंकि हुमायूं का कब्जा हो चुका था, तो उसने मालवा पर भी आक्रमण किया और उसने इस कादिर को हराया, इस मल्लू को हराया। किसने? शेर शाह ने। तो फिर क्या घटना हुई कि शेर शाह ने पराजित कर दिया। किसको? इस कादिर को। मतलब अब मालवा पे किसका कब्जा हो गया? शेर शाह का, शेर शाह सूरी का। ओके। फिर शेर शाह सूरी ने मालवा क्षेत्र पर सुजायत खां उसको बिठा दिया कि तुम शासन करो, अपने एक व्यक्ति के रूप में, अपने गवर्नर के रूप में। पर सुजायत खां की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा, उसका नाम था वायजिद खां, बड़ा बेटा बायजिद खां शासक बना। और ये बायजिद खां का ही नाम था बाज बहादुर। और बाज बहादुर की ही प्रेमिका कह लो, रानी कह लो, थी कौन? रानी रूपमती। अब वो अलग अलग कहानियां हैं, आपको पता ही है, अलग अलग संस्मरण है, अलग अलग स्टोरीज हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके प्रेम प्रसंग की बात कही जाती है कि भाई इनके बीच में एक तरह का प्रेम प्रसंग था, ये कहा जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? अब जब बाज बहादुर गद्दी पर बैठे तो इस दौरान, और उनका प्रेम प्रसंग था रानी रूपमती से, इस दौरान बाज बहादुर के समय पे आक्रमण करा 1561 में। किसने? अकबर ने। और अकबर के तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आया था अधम खां। तो 1561 में अधम खां और बाज बहादुर, इनके बीच एक लड़ाई होती है, उसे अपन बोलते हैं सारंगपुर का युद्ध। इसमें बाज बहादुर हार जाते हैं। और जब अदम खां, मतलब जो अकबर की तरफ से आया है, वो रानी रूपमती के साथ गलत करने का प्रयास करता है, तो उस चिंता में, उस डर में उन्होंने आत्महत्या कर ली। और फिर उन्हीं रूपमती की समाधि जो है वो सारंगपुर में। ये है पूरी कहानी। तो यहां ये सारंगपुर जो है ये राजगढ़ जिले के अंतर्गत है। और इसी सारंगपुर में साथियों रानी रूपमती का मकबरा है। सारंगपुर, ये आपको याद रहे, रानी रूपमती, ठीक। और ये पिक्चर आपको नजर आ रहा होगा। तो मैंने पूरी ऐतिहासिक घटना आपको इससे संबंध में बता दी, ठीक। आगे बढ़िए। इसके अलावा तो इतिहास में बस इतना ही है। राजगढ़ के इतिहास के संबंध में कुछ बड़ा नहीं देखना आपको, बस ये देखना 1948 में इसका डिस्ट्रिक्ट के रूप में एक फॉर्मेशन हुआ। दूसरा, यहां पर ये 5 द्वार इससे संबंधित हैं, ठीक है। ना तो अजब खां, ना तो उनने भीलों को हराया, ये स्टोरी याद रखना। हाँ, ये जरूर रखना कि रानी रूपमती की उनका मकबरा सारंगपुर में है। तो रूपमती की क्या कहानी है? तो रूपमती बाज बहादुर कौन? वायजिद खां कौन? सुजायत खां के बड़े बेटे। सुजायत खां कौन? शेर शाह सूरी ने जिसको अपॉइंट किया। शेर शाह सूरी ने कब अपॉइंट किया? जब उसने कादिर को हरा दिया, हुमायूं के रिप्रेजेंटेटिव को। और कादिर को किसने बिठाया? हुमायूं ने। कैसे? जब उसने बहादुर शाह को हराया था 1535 में मंसूर के युद्ध में। ये पूरी कहानी पता होनी चाहिए, ठीक। अब यदि हम बात करें भौगोलिक स्थिति की, तो दोस्तों पड़ोसी जिले अभी हम देख चुके नक्शे में, गुना, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, आगर, मालवा। पड़ोसी जिले इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस पठार के अंतर्गत ये आ रहा है। तो पठार आपको पता है कि मालवा पठार का हिस्सा है। संभाग इंपॉर्टेंट होता है, भोपाल आपको पता है। पड़ोसी कौन से राज्य की सीमा वो टच कर रहा है? राजस्थान की सीमा को वो स्पर्श कर रहा है। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि राजगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो कि राजस्थान की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। ये आपका होमवर्क हो गया। इसके अलावा साथियों भौगोलिक में ही अपन परियोजना वगैरह भी देखते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि भौगोलिक में ही नदी वगैरह आ जाता है, और नदी मतलब परियोजना, प्रोजेक्ट, ठीक। तो यहां पर आप सभी जानते हैं, एक पिक्चर आपको नजर आ रही है, मोहनपुरा परियोजना। ये बड़ी प्रसिद्ध परियोजना है दोस्तों, जो कि नेवज नदी पर है, जिसका लोकार्पण जून 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था, प्रधानमंत्री ने।
ठीक है, तो ये नेवास परियोजना है, तो सॉरी मोहनपुरा परियोजना है, सीधे प्रश्न आएगा मोहनपुरा परियोजना का संबंध आप बोलेंगे राजगढ़ से, किस नदी पर, नेवज नदी पर, कब लोकार्पण हुआ 2018 में, और यहीं पर एक कुंडलिया भी है जो काली सिंध नदी पर है, यहीं पर पार्वती रिंसी परियोजना भी विद्यमान है जो पार्वती नदी पर है। इसके अलावा अब जब भौगोलिक की बात कर ही रहे हैं और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये क्षेत्र अपने किलों के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये नरसिंहगढ़ का किला आपको नजर आ रहा है जिसे कश्मीर मालवा भी कहते हैं और इसे मोरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। जी हां, इसको पैराडाइज ऑफ पीकॉक भी कहा जाता है। सीधे प्रश्न आएगा कि ऐसा कौन सा किला है जिसे मोर का स्वर्ग या पैराडाइज ऑफ पीकॉक कहा जाता है या जिसे कश्मीर मालवा कहा जाता है? आप बोलेंगे नरसिंहगढ़ का किला। बाकी साथियों आपको पता होना चाहिए कि राजगढ़ के अंतर्गत आने वाले अलग अलग क्षेत्रों के आसपास से कौन कौन सी नदियों का संबंध है। यदि हम काली सिंध नदी की बात करें तो उसके पास सारंगपुर विद्यमान है। यदि हम नेवज नदी की बात करें तो उसके पास राजगढ़ और पचोर ये है। इसके अलावा नरसिंहगढ़ जो है वो पार्वती नदी और अजनार नदी के पास साथियों ब्यावरा है। ये जरूरी है इसलिए मैंने यहां पर ऐड किया। देखिए थे तो बहुत सारे फैक्ट, मैं फिर कह रहा हूं हमें बिल्कुल सिलेक्टिव पढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए, पूछ लिया जाएगा नरसिंहगढ़ के बारे में, प्रसिद्ध प्लेस है। पूछ लिया जाएगा आपसे सारंगपुर के बारे में, किस नदी के किनारे है। सारंगपुर जहां पर रानी रूपमती की समाधि है, उनका मकबरा है, वो किस नदी के किनारे है, ये पूछा जा सकता है। ब्यावरा पूछा जा सकता है दोस्तों, तो अजनार, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा नदी देखा तो झील भी देख लेते हैं। प्रसिद्ध झील साथियों, यदि हम परसराम तालाब की बात करें तो वो नरसिंहगढ़ में है। चिड़ी खो ये भी नरसिंहगढ़ में है। इसके अलावा नापनेरा, ब्यावरा और छापी डैम ये आपके जीरापुर में। ये भी आपको एज इट इज याद करनी है। एक तरह से लिस्ट है, इसको जरूर कर लेना है। झील पर, तालाब पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आप जानते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं प्रमुख उत्पादन की, देखिए वैसे तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यहां के संतरे को चिन्हित किया गया है इस जिले की पहचान के रूप में, पर प्रमुख उत्पादन की बात करें दोस्तों तो जो सारंगपुर जिला है, मतलब सारंगपुर जो क्षेत्र है राजगढ़ में स्थित, वो अपने हथकरघा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां मुख्य रूप से पगड़ी का उत्पादन कह लो या एक सारंगपुर की साड़ी कह लो, ये मसूरिया साड़ी कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। और इस तरह के पैटर्न में साड़ी, जो पगड़ी होती है, ये सब यहां पर बनता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि सारंगपुर क्षेत्र या राजगढ़ के अंतर्गत विद्यमान सारंगपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साड़ियों के लिए, पगड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अपने हैंडलूम मतलब हस्त शिल्प के लिए, हथकरघा के लिए बड़ा प्रसिद्ध है साथियों। तो आपको पता रहे कि सारंगपुर, उसका भी क्षेत्र पढ़ाना जो है प्रोडक्शन ऑफ मसूरिया साड़ी। इसके अलावा यहां पर टर्बन, इस सब के लिए ये क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा ख्याति रखता है। बाकी देखिए हम हर एक जिले के पर्यटन को तो देख ही रहे हैं साथियों। जब मैंने इनके पर्यटन के बारे में लिस्ट निकाली थी तो ऐसे तो खूब सारे मंदिर, खूब सारे टेंपल नजर आए थे, पर मैं फिर कह दूं हमें केवल उन पे ध्यान देना है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आ सकते हैं, आपका जिन पे ध्यान जाना ही चाहिए। तो सिलेक्टिव अप्रोच के साथ मैंने यहां पर चीजें शामिल की है। एक श्रीनाथ जी का बड़ा मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है यहां पर, और ये मंदिर जो है वो राजगढ़ में, ये नेवज नदी के तट पर विद्यमान है। तो बस आपको ये याद रखना है, ये पूरी कोई कहानी नहीं पढ़ना है कि भगवान जो है वो सपने में आए फिर उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। इस सब का हमारे एग्जाम की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि नेवज नदी के किनारे यहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर है। इसके अलावा ये उसका टेम्पल का आपको चित्र नजर आ रहा है, प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए हमें शामिल करना उचित लगा। इसके अलावा कुछ अन्य पर्यटन की मैं बात करूं तो यहां पर कपिलेश्वर महादेव मंदिर सारंगपुर में, इसके अलावा तिरुपति बालाजी मंदिर जीरापुर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बड़ा महादेव छोटा महादेव मंदिर नरसिंहगढ़ में। नरसिंहगढ़ का बड़ा महादेव छोटा महादेव बहुत फेमस है, और ये दोनों कुंडलिया डैम और मोहनपुरा डैम
कुंडलिया डैम कुंडलिया परियोजना के ऊपर विद्यमान है। मोहनपुरा डैम आपने अभी देखा, मोहनपुरा परियोजना नेवज नदी उस पर विद्यमान है। ये भी एक तरह के पर्यटक स्थल हैं। तो कुंडलिया डैम, मोहनपुरा डैम, छोटा महादेव, बड़ा महादेव नरसिंहगढ़ के, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको करने ही हैं। बाकी द्रौपदी चीरहरण, साथियों ये इंसिडेंट एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपको दिखाई दे सकता है। एक प्रमुख घटना हुई थी, सनहोरा गांव की बात है, राजगढ़ के अंतर्गत आने वाला सनहोरा गांव। साथियों आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1994, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994, मध्य प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1994, उसके अकॉर्डिंग महिलाओं की भागीदारी पंचायती व्यवस्था में बढ़ाने की बात कही गई, उसके प्रयास किए गए, है ना, कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। और उसके बाद हुए प्रयासों का परिणाम यह कि आज 50% आरक्षण है मध्य प्रदेश में महिलाओं को पंचायत में, आप सभी जानते हैं। तो खैर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 जो आया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात करी, उसी के क्रम में जो सनहोरा ग्राम था, वहां की महिला सरपंच थी, उनका नाम था द्रौपदी। एक रात में मीटिंग चल रही थी और प्रखंड विकास अधिकारी के सामने उन्हें निब्रस्त कर दिया था, उनके कपड़े उतार दिए थे, उनको अपमानित किया था। और इस घटना को मध्य प्रदेश में द्रौपदी चीरहरण की घटना के रूप में जाना जाता है। उनका नाम भी द्रौपदी था, सनहोरा गांव की ग्राम पंचायत की वो सरपंच थी और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्रौपदी चीरहरण का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो राजगढ़ जिले से है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कई बार प्रश्न ये आता है कि इसका संबंध किस अधिनियम से है, तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 से है, मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994, क्योंकि उसी के तहत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की गई थी और उसी भागीदारी को बढ़ाने के क्रम में वो शामिल हुई थी। और रात में एक मीटिंग चल रही थी, प्रखंड विकास अधिकारी के सामने उनके कपड़े तक उतार दिए गए थे, उनके साथ बदसलूकी की गई थी। द्रौपदी चीरहरण इस घटना को नाम दिया जाता। ठीक, आगे बढ़े। एक जिला एक उत्पाद, ऑरेंज। हम पिछले 3 लेक्चर में चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि किसी उत्पाद को किसी खास जिले की पहचान के रूप में प्रमोट करना। हर जिले की अपनी भौगोलिक स्थिति है, हर जिले की अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन है, हर जिले के अपने रिसोर्सेज हैं और इस सब के आधार पर हर जिले में कुछ ना कुछ खास होता है। तो जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है, उसको उसी जिले की आइडेंटिटी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि जब वो प्रोडक्ट बिकेगा तो उस जिले का नाम बढ़ेगा और उस जिले के प्रोडक्ट की जब डिमांड बढ़ेगी तो उस जिले में प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी को कहा जाता है एक जिला एक उत्पाद। में हर लेक्चर में स्पष्ट कर रहा हूं। तो किसी भी उत्पाद को किसी खास जिले की विशेष पहचान के रूप में चिन्हित करने के क्रम में यह योजना चल रही है और राजगढ़ का एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत संतरे को शामिल किया गया है, ऑरेंज को शामिल किया गया है। यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। पर साथियों इस छोटे से लेक्चर में जाते जाते कुछ जरूरी फैक्ट है आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा पूरा प्रयास था कि राजगढ़ से संबंधित जितनी जरूरी बातें हैं सब एक ही स्लाइड में लाके आपके लिए समाहित कर दूं। इसमें पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कि प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क, जी हां, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क, सोलर एनर्जी पार्क गणेशपुर में बना, राजगढ़ में ही है वो। दूसरा, राजगढ़ का एक क्षेत्र पीलूखेड़ी। ये पूछा जाता है कि पीलूखेड़ी का संबंध किस जिले से, आप बोलेंगे राजगढ़ से। अब पीलूखेड़ी प्रसिद्ध क्यों है? पीलूखेड़ी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इन दोनों ने यहां पर औद्योगिक केंद्र की स्थापना की है, इंडस्ट्रियल एक यूनिट के रूप में इसको डेवलप किया। तो पीलूखेड़ी एक औद्योगिक केंद्र है राजगढ़ का, ठीक है। इसके अलावा साथियों यहां से एक प्रमुख पत्रिका निकलती है प्रसंग, यहां के ब्यावरा से, राजगढ़ के ब्यावरा से एक पत्रिका, एक मैगजीन निकलती है जिसका नाम है प्रसंग। और साथियों जो नरसिंहगढ़ का किला है, अभी मैंने आपको बताया था, जिसे मोरों का स्वर्ग मतलब पैराडाइज ऑफ पिकॉक कहते हैं, उसी को कश्मीर मालवा भी कहा जाता है। सेम कंटेंट यहां इंग्लिश में मेंशन है कि स्टेट्स फर्स्ट सोलर पावर पार्क गणेशपुर राजगढ़। दूसरा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर अपना एक इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलप किया है राजगढ़ के पीलूखेड़ी में। और तीसरा, यहां एक मैगजीन निकलती है प्रसंग जो कि ब्यावरा से निकल रही है। और चौथा, नरसिंहगढ़ के
फोर्ट को, फोर्ट ऑफ नरसिंहगढ़ को कश्मीर ए मालवा भी कहा जाता है, जिसका मैंने पीछे आपको पिक्चर भी दिखाया था। तो साथियों, ये था जिला दर्शन के अंतर्गत आज का हमारा जिला, चौथे नंबर का ये जिला राजगढ़। कैसा लग रहा है हमारा ये प्रयास, जिसमें हम टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं, सटीक बातों के माध्यम से कम समय में ज्यादा जानकारी व्यवस्थित रूप से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों पे आप अपने विचार जरूर व्यक्त करें। इसके अलावा हमारा इस पूरे लेक्चर का यदि आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना हो तो @सुनील श्रोती ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, SUNEELSHROTI, और यहां पर मेरे YouTube पे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जब भी होते हैं, उसके लिंक मिल जाते हैं, और लेक्चर्स के बाद के जो जरूरी पीडीएफ होते हैं वो भी यहां पर अपलोड हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।